नमस्कार। शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे मुरादाबाद से आ रही बड़ी खबर की। 15 साल से फरार 40,000 के इनामी बदमाश राजीव को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुरादाबाद जीआरपी पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। 2008 में पेशी के बाद वापस जाते समय ट्रेन से कूदकर फरार हो गया था। देहरादून जेल में हत्या के मामले में बंद था। चोरी छुपे दिल्ली में बतौर सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहा था। जीआरपी मुरादाबाद ने सर्विलांस की मदद से इसको गिरफ्तार किया है। 15 साल से फरार शातिर पकड़ा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 40,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाने की पुलिस ने पैसों का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से धार्मिक पुस्तकें बरामद हुई हैं। बता दें कि बीते 8 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि गांव में कुछ लोग पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। प्रार्थना सभा की आड़ में बाइबल और अन्य पुस्तकें दी गई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। लालच देकर धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि इस गांव बिलारी में धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया व 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया। 8-10 व्यक्ति इसमें अज्ञात नामित किए गए, जिसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। इन अभियुक्तों के कब्जे से बाइबल और उसके अलावा कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। शीघ्र ही इन अभियुक्तों को रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। यूपी एटीएस ने बेंगलौर से 2 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। तानिया मंडल और इब्राहिम खान को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। तानिया मंडल और इब्राहिम खान से फर्जी भारतीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। फर्जी भारतीय पहचान पत्र से बेंगलौर में बस चुका था इब्राहिम। दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ ला रही है एटीएस। पिछले महीने आदिलुर रहमान अशरफी की गिरफ्तारी से हुआ था इस गिरोह का खुलासा। बांग्लादेशियों को अवैध रूप से भारत लाने वाले सिंडिकेट ने तानिया को बेचा था। तानिया मंडल को 25,000 रुपए में बेंगलुरु के इब्राहिम को बेचा गया था। रामपुर से बड़ी खबर आ रही है। आजम खान का रामपुर पब्लिक स्कूल खाली किया जा रहा है। स्कूल प्रशासन खुद खाली कर रहा है। स्कूल का सामान दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। आज नोटिस का समय पूरा हो गया। स्कूल खाली करने के लिए 7 दिन का नोटिस दिया गया था। योगी सरकार की कैबिनेट ने जौहर ट्रस्ट की लीज खत्म होने के बाद खाली कराया जा रहा स्कूल। शिक्षा विभाग की जमीन पर रामपुर पब्लिक स्कूल बना हुआ है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। आजम खान जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ऐसे में आजम खान का स्कूल आज खाली कराया गया। आगे बढ़ते हैं। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित किया है। दीपावली के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। अब्बास अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने जमानत अर्जी पर बहस की। सरकारी जमीन पर कागजों में हेरफेर कर 2005 में रजिस्ट्री कराने का आरोप लगा है। इस जमीन पर गजल होटल बना हुआ है, जिस पर प्रशासन ने पहले भी कार्रवाई की है। मामले में गाजीपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई है। आगे बढ़ते हैं। एल्विश केस में नोएडा पुलिस की जांच तेज हो गई है। सांपों की तस्करी मामले में एक और नाम जुड़ा है। एल्विश से पूछताछ में कई अहम सबूत मिले हैं। एल्विश ने फाजिल पुरिया का नाम लिया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है। हरियाणवी सिंगर फाजिल पुरिया का जिक्र किया गया है। पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। फाजिल पुरिया को लेकर जांच पुलिस की टीम कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सांपों के बारे में जब एल्विश से पूछा गया कि सांप कहां से आए हैं, तो इसके बारे में एल्विश ने सिंगर का नाम लिया है। खबर वाराणसी से है, जहां पर आईआईटी बीएचयू छेड़खानी मामले में एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है।
सुरक्षा को लेकर इंतजाम शुरू हो गए हैं। कैंपस और विश्वविद्यालय के चप्पे चप्पे को सीसीटीवी से लैस किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें बीएचयू कंट्रोल रूम, आईआईटी कंट्रोल रूम, पुलिस और हेल्पलाइन नंबर लिखा गया है ताकि किसी घटना के समय तत्काल इन नंबरों पर कॉल करने पर मदद मिल सके। साथ ही हर संवेदनशील जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। बता दें कि मामले में छात्रों ने विशेष सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद दोनों कैंपस ने इसे गंभीरता से लेते हुए एक हफ्ते के अंदर व्यवस्था करने की बात कही थी। बीएचयू कैंपस को पूरी तरह से सिक्योरिटी से लैस किया जा रहा है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम आईआईटी बीएचयू के कैंपस के उसी स्थान पर खड़े हैं जहां पर छात्रा के साथ छेड़खानी हुई थी। वहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बाकायदा बैरिकेडिंग अलग अलग स्थानों पर लगा दी गई है और इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। जो रास्ते जिस तरफ से जा रहे हैं उसी तरफ दो तीन जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाया जा रहा है और इसके साथ ही एक बोर्ड टांगा गया है जिसमें लिखा हुआ है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। और साथ ही बीएचयू कंट्रोल रूम, आईआईटी बीएचयू कंट्रोल रूम, आईसीयूपी बीएचयू चौकी, वुमेन हेल्पलाइन, ये सब सारे नंबर इस पे लिखे गए। यदि कोई घटना हो तो तत्काल इन नंबरों पे फोन करने पे तुरंत जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो आईआईटी बीएचयू कैंपस में पहुंच जाएगी या फिर बीएचयू कैंपस में पहुंच जाएगी। इस सिक्योरिटी व्यवस्था में बीएचयू प्रशासन, प्रोक्टोरियल बोर्ड के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी शामिल रहेगी। इसके लिए आप एक तस्वीर और भी देख सकते हैं कि बकायदा यहाँ पर एक पुलिसकर्मी खड़े हैं। तो हर वो उस संवेदनशील स्थानों पर जो पुलिस की जो चौकी है वो बनाई जा रही है और इसके साथ ही वो सिक्योरिटी से लैस की जा रही है। मेरठ में डॉक्टर के क्लिनिक में दिन दहाड़े लूट मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। लूट की वारदात को अंजाम देने वाला एक झोलाछाप डॉक्टर ही है जिसने आर्थिक तंगी के चलते अपने दोस्त के साथ मिलकर इस लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला थाना नौचंदी क्षेत्र का है जहां कुछ दिन पहले डॉक्टर के क्लिनिक में बाइक सवार बदमाशों ने 30,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। एक अभियुक्त है, उसको गिरफ्तार किया गया है और जो अभियुक्त है इसमें कुल 3 अभियुक्त इस पूरी घटना में शामिल थे, जिसमें कि पंकज पुत्र ऋषिपाल और प्रथम उर्फ पार्थ और जो तीसरा अभियुक्त है वो नागेंद्र प्रताप सिंह, इसको भी गिरफ्तार किया गया है एक अभियुक्त को। इसके द्वारा बताया गया है कि जो पंकज नाम का जो अभियुक्त है, इसकी एक महिला मित्र पूर्व में इस क्लिनिक में कार्य करती थी, उसको जो वहाँ के निजी क्लिनिक संचालक है उनके द्वारा निकाल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट का 1,36,000 रुपए कैश के अलावा तमंचा और बाइकें बरामद की गई हैं। हरदोई के रहने वाले इन 5 लुटेरों ने कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ये लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। इन छात्रों पर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। के साथ ही इन्होंने जलालाबाद क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल की डिग्गी तोड़कर उससे 1,60,000 रुपये चोरी किए थे। साथ ही थाना बंडा क्षेत्र में भी 2 लाख रुपए चोरी किए थे मोटरसाइकिल की डिग्गी तोड़कर। इनसे पूछताछ की गई, इनसे बरामदगी हुई है। थाना जलालाबाद वाली घटना में करीब 96,000 रुपये बरामद हुए, बंडा की घटना में 20,000 और बदनापुर की घटना में 16,000 रुपये बरामद हुए हैं इनसे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि एक बाइक से जाते हैं, इसके अलावा जब इन्हें कोई घटना करनी होती है तो उससे पहले एक बाइक आसपास से चोरी करते हैं और फर्जी नंबर प्लेट अपने पास रखते हैं। उन्हीं नंबर प्लेटों को बदलकर घटना कारित करते हैं, फिर अपने स्थान पर चले जाते हैं। खबर आगरा से है। टोरेंट पावर टीम के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीते बुधवार को जब टीम लाइट चोरी की सूचना पर छापा मारने के लिए पहुंची तो टीम के साथ मारपीट हुई। इस मामले में थाना इत्मातुद्दौला में मुकदमा दर्ज किया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला थाना इत्मातुद्दौला क्षेत्र के घाट चौराहे का है। धारक अनिल व अन्य लोगों द्वारा टोरेंट पावर टीम के साथ अभद्रता की गई और धक्का मुक्की की गई, जिसके संबंध में श्री राजकुमार कौशल द्वारा थाना इत्मातुद्दौला पर तहरीर दी गई, जिसमें नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किया गया है और 2 व्यक्ति राजकुमार व प्रमोद को निरोधात्मक कार्रवाई
के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया है। नाथ ने आज अपनी पहली कैबिनेट की बैठक की है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कई अहम फैसलों पर चर्चा हुई। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होगा। यह सत्र 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने योगी सरकार सदन में वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि अयोध्या में पहले से डबल इंजन की सरकार के सहयोग से कुल 178 परियोजनाएं चल रही हैं। पीएम मोदी की इच्छा है कि अयोध्या को सोलर सिटी के तौर पर विकसित किया जाए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या एक युग की ओर जा रही है। पूरी दुनिया अयोध्या की ओर आकर्षित हो रही है। कैबिनेट में कुल 14 प्रस्ताव आए हैं। सबसे पहला उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ है। श्री अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद का प्रस्ताव पास किया गया। देवी पाटन तीर्थ विकास परिषद का प्रस्ताव पास हुआ है। मुजफ्फरनगर में शुक्र तीर्थ विकास परिषद का प्रस्ताव पास हुआ। रामायण और वेद पर शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान का प्रस्ताव पास हुआ है। 28 नवंबर से यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। कैबिनेट में कुल 14 प्रस्ताव आए। इन 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में जो प्रस्ताव थे, सबसे पहला प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन, यानी उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का एक प्रस्ताव है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। दुनिया के अंदर भी और देश के अंदर भी उन देशों ने प्रगति की जिनके पास जितना बेहतर जल मार्ग है। दूसरा, अयोध्या धाम की दृष्टि से मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर पहले से ही 178 महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार 30,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इन परियोजनाओं के साथ साथ आने वाले समय में यहाँ आने वाले श्री राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जो भारी संख्या यहाँ पर आने जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर श्री अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का भी एक प्रस्ताव रखा गया है और इसको हमारी कैबिनेट ने पास किया है। यहाँ के पर्व, यहाँ के त्यौहार, यहाँ की व्यवस्था को और अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट करते हुए स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र सरकार के सहयोग से और अन्य विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं के सहयोग से इसे कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इस प्रस्ताव को भी हम लोगों ने पास किया है। हमारा शीतकालीन सत्र प्रारंभ करने के लिए 27 को दलीय नेताओं की बैठक होने के साथ ही 28 नवंबर से हम शीतकालीन सत्र करेंगे, जो लगभग एक सप्ताह का हो सकता है। तो एक सप्ताह के लिए इस सत्र को, जिसमें सरकार की सप्लीमेंट्री डिमांड्स आएंगी, कुछ विधायी कार्य हैं, ये भी इस दौरान संपन्न होंगे। इन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आज हम सब यहाँ पर आए थे। यहाँ के विकास कार्यों को हमारे कैबिनेट के सभी साथियों ने उसका प्रेजेंटेशन देखा है। जन्मभूमि मंदिर जाते समय, हनुमानगढ़ी जाते समय कुछ कार्यों का अवलोकन भी किया है और अयोध्या धाम के समग्र विकास को ध्यान में रख करके जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उनके विजन के अनुरूप हम अयोध्या को, उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए प्रतिमान के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ परसों दीपोत्सव कार्यक्रम में आपसे फिर से यहां पर मुलाकात होगी। 4 दिसंबर से शुरू होगा लोकसभा का शीतकालीन सत्र। 22 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं शीतकालीन सत्र के बारे में। 22 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। 4 दिसंबर से शीतकालीन सत्र, लोकसभा का शीतकालीन सत्र। 4 दिसंबर से शीतकालीन सत्र, 22 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी।
बस्ती में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई से हड़कंप मच गया। छापेमारी की सूचना से बहुत से संचालक ताला लगाकर फरार हो गए। जांच में सामने आया है कि जो लोग फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर चला रहे हैं उनके पास डिग्री ही नहीं है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापा मारा गया। बता दें कि जिला महिला अस्पताल के सामने गली और मुख्य मार्ग के किनारे कई अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित हैं। इन सेंटरों पर आरोप है कि ये मनमाना पैसा वसूलते हैं। अनरजिस्टर्ड है या नॉन लाइसेंस्ड है या लाइसेंस लेने के बावजूद भी शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, इन सब लोगों के ऊपर एक छापामारी का अभियान शुरू किया था। इसको लेकर अभी तक 8 जो हमारा अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग सेंटर्स को हमने सील कर दिया और 7 और सीलिंग प्रक्रिया में है जो अगले 1-2 दिनों में हो जाएगा। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से हालात खराब होते जा रहे हैं, जिसके चलते ही बागपत में भी एनजीटी के निर्देशन में ग्रैप 4 लागू किया गया। जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए केकड़ा क्षेत्र में प्रदूषण फैला रही 5 फैक्ट्रियों को सील किया है। वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगाई गई है। जिलाधिकारी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की। बता दें कि दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बस्ती में स्कूल बस ने बाइक सवार 2 महिलाओं को रौंद दिया, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल है। घटना जिले के हरिया थाना के NH 28 की है, जहां रफ्तार का कहर दिखाई दिया है। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। केस दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश लगातार जारी है। कानपुर देहात में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक कानपुर से इटावा की तरफ जा रहे थे। रानिया थाना क्षेत्र के कानपुर इटावा नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। कानपुर में टैंकर की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। सुबह के वक्त लोगों ने शव को देखा तो पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला घाटमपुर कोतवाली के फतेहपुर गांव का है। आगे बढ़ते हैं। खबर गोरखपुर से है, जहां पर आनंद नगर जंक्शन का 10.25 करोड़ रुपए से कायाकल्प होगा। रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बजट आवंटित कर दिया है, तो दूसरी ओर लखनऊ मंडल प्रशासन ने भी जंक्शन को आधुनिक सुविधा संपन्न बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। स्थानीय कला और संस्कृति को शामिल करते हुए जंक्शन के मुख्य प्रवेश द्वार का विकास होगा। जंक्शन का सौंदर्यीकरण, प्लेटफॉर्म का उच्चीकरण, लाइटिंग, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, डिजिटल घड़ियां, ऐसी तमाम चीजों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलान्यास के बाद पूर्वोत्तर रेलवे के 12 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये सभी स्टेशन सौर ऊर्जा से भी जगमगाएंगे। अमृत स्टेशन के तौर पर पूर्वोत्तर रेलवे में 55 स्टेशन हम लोग डेवलप कर रहे हैं और इन स्टेशनों पर जो यात्रियों से सुविधा संबंधी कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि स्टेशनों को सिटी सेंटर के तौर पर डेवलप किया जाना है, तो इसमें स्टेशनों का जो है ऑलरेडी निर्धारण कर लिया गया है। रिसेंटली एक रेलवे स्टेशन नया जो आसपास में अपना ऐड हुआ है वो है आनंद नगर स्टेशन, जिसका सैंक्शन कल प्राप्त हुआ है और इसको भी अमृत स्टेशन में डेवलप किया जाना है। सभी को विदित है कि आनंद नगर से घुगली के लिए महाराजगंज होते हुए एक नई लाइन भी स्वीकृत है। नोएडा में कारों के शीशे तोड़कर लैपटॉप और कीमती सामान चोरी करने वाले गैंग के 2 शातिर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इनके पास से चोरी के 21 लैपटॉप, चार्जर, आई कार्ड और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। साथ ही गुलेल और स्टील की गोलियां भी मिली हैं। पुलिस ने बताया कि शातिर गुलेल से निशाना लगाकर कार का शीशा तोड़ते थे और घटना को अंजाम दिया करते थे। बता दें कि नोएडा एनसीआर में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थीं। एक लैपटॉप चोरी करने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। यह गैंग गाड़ियों से
गाड़ियों में ये शीशे तोड़कर गुलेल से पहले शीशे तोड़ते, उसके बाद गाड़ी के अंदर जो लैपटॉप रखे होते थे उनको चोरी करते थे। इनके पास से करीब 21 लैपटॉप, कुछ चार्जर, 2 गुलेल, कुछ लोहे के छल्ले और उसके अलावा इनके पास से करीब इस समय 6 घटनाएं कनेक्ट भी हुई हैं और इनके ऊपर पहले से भी आपराधिक इतिहास पाया गया है। आगे बढ़ते हैं, खबर ललितपुर से, जहां पर रेलवे ट्रैक पर युवक और युवती के शव मिलने से सनसनी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतक तालबेहट कस्बे के रहने वाले थे। एक लड़का और एक लड़की जिनकी उम्र 20 और 25 के आसपास है, दोनों की ट्रेन से कटकर मृत्यु हुई है, जो तालबेहट बिजरोठा के बीच में। और इनकी जानकारी में भी आया है कि लड़के का नाम राजकुमार विश्वकर्मा है, जिसकी उम्र तकरीबन 22 से 23 वर्ष है। परिजन इनके आ गए हैं और इनकी जो पंचायतनामा की कार्रवाई कर अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया है। साथ ही डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के जरिए आरोपी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मामला कुरेबार थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव का है, जहां युवक की हत्या की गई है। और सीधे आपको अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां पर लेजर शो हो रहा है। उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज जिस तरीके से अयोध्या में कैबिनेट की बैठक हुई और जिस तरीके से दीपोत्सव की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, उस बीच में लेजर शो की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं और साथ ही साथ 8 बजे आज हमारा महाबहस भी अयोध्या से लाइव है। आप 8 बजे महाबहस को अयोध्या से लाइव देखेंगे। 8 बजे हमारी टीम अयोध्या से महाबहस को आज लाइव करेगी। अयोध्या में लेजर शो का आयोजन यहां पर हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में लेजर शो का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार न्यूज़ 18 आपको दीपावली के मौके पर दीपोत्सव की भी भव्य कवरेज दिखाएगा। और आज रात 8 बजे महाबहस अयोध्या से आप लाइव देखना मत भूलिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।